हाय एवरीवन, वेलकम एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8। ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके जो है हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को इसको पूरा जरूर देखना। एक ही वीडियो में हम कंप्लीट नहीं कराएंगे, 2 वीडियो इसकी बना देंगे एक ही चैप्टर की, ताकि आपको धीरे धीरे जो है आसानी से समझ में आ जाए। एक ही बार में आप लगातार इसको पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए तो आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं महिलाओं की स्थिति के बारे में, जैसे कि विधवा विवाह के बारे में हो गया, बाल विवाह पर रोक हो गई, सती प्रथा के बारे में, इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। जाति समुदाय के बारे में, यानी कि निम्न नंबर वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग जाति समुदाय के बारे में, और इनमें क्या क्या सुधार किए गए थे। असहयोग आंदोलन हो गया, और बहुत से जो है इसमें महिलाओं के लिए मतदान का अधिकार उनको किस प्रकार से मिला, शिक्षा का अधिकार उनको धीरे धीरे किस प्रकार से पड़ा। बहुत सी कुछ महिलाओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि रुकैया सुखावत हुसैन हो गई, और हमारी एक ताराबाई शिंदे हो गई, उनकी आत्मकथाएं हो गई। इनके बारे में हम जो है आपसे इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए वीडियो के बारे में आज पढ़ते हैं। आज का चैप्टर होगा हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बार बार बोलती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले चैप्टर में मैंने पहले ही बता दिया था कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है कि एक क्वेश्चन आ जाए, इसलिए जो है आप एक बार इसके ऊपर नज़र डाल लेना। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर देख लेना। क्या आपने कभी सोचा है कि 2 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यम वर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं, और उनमें से बहुत सारे लड़कों के साथ पढ़ती हैं। यानी कि आजकल क्या है, पहले क्या था हमें कुछ नहीं पता। हम सोचते हैं कि क्या पहले भी महिलाएं पढ़ती थी। हम अपने माँ अपने दादी को देख सकते हैं कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। क्यों पढ़ाते नहीं थी उस टाइम पे? कब इनको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला? जैसे कि हम अब जो है सारी लड़कियां स्कूल में पढ़ती हैं, लड़कों के साथ बैठती उठती हैं, लड़कों के साथ उसी स्कूल में पढ़ती हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बड़े होने पर उनमें बहुत सारी लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालय में भी जाती हैं, और विभिन्न प्रकार की नौकरियां भी करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है, और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति या समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं, और पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। यानी कि सभी महिलाओं को ये मौके नहीं मिलते, क्योंकि कुछ लोग गरीब हैं। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती हैं, और 2 साल पहले हालात बहुत ही भिन्न थे। 200 साल पहले की बात है, ये 2 साल नहीं। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत ही कम उम्र में कर दी जाती थी, और हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। पहले ये कानून था। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपनी पति की चिता के साथ जिंदा जल जाए, और इस तरह स्वेच्छा से जबरदस्ती मार दी जाती थी। यानी कि कुछ अपनी इच्छा से चली जाती थी और कुछ को जबरदस्ती चिता पर बिठा देती थी। महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती का अर्थ है कि सदाचारी महिला। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत ही सीमित थे, और शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी ही विधवा हो जाएगी। ये उनकी सोच थी, इसलिए वो औरतों को, महिलाओं को ज़्यादा पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं देते थे। देखिए आगे, समाज में स्त्री और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था, बल्कि ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। यानी कि समाज में सिर्फ स्त्री और पुरुष में ही फर्क नहीं था, बल्कि जातियों में भी बटे थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति के मानते थे, और इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियों, जिन्हें प्राय वैश्य कहते थे, व्यापारी और महाजन, उनका स्थान आता था दूसरे नंबर पर। फिर काश्तकार आते थे, बुनकर, कुम्हार जैसे दस्तकार आते, जिनको हम शूद्र कहते थे। और इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी और ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे। यानी कि ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। सबसे नीची जाति और ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत भी मानते थे। छुआछूत की भी उस टाइम पे जो है परंपरा थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने और स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं में से पानी निकालने और ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की भी छूट नहीं थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य मानते थे।
19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदल दे गए हैं। और आगे देखिए किस प्रकार से हुआ, ये धीरे धीरे किस प्रकार से चेंज हुए। परिवर्तन की दिशा में उठते हुए कदम, किस प्रकार से धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। देखिए किस प्रकार से धीरे धीरे सभी चीज़ें बदलती गई। 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाज और मूल मान्यताओं से संबंधित बहस मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता हुआ दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह ये थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं भी छप रही थी। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी जिनके बारे में आपने 7 कक्षा में पढ़ा था। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। बहुत से उनमें क्या थे, अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुष और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा भी होती थी और ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। यानी कि 7 चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लोग अपनी जीवनियाँ लिखने लगे थे। वो जो है सुधार के बारे में नहीं लिखते थे, लेकिन अपनी जो है सोच थी वो लिखते थे, छापते थे, पत्रिकाएं छापते थे, अखबार में भी छापते थे। जो लिखना जानते थे वो अपनी भावनाओं को प्रकट करते थे, दूसरों तक पहुंचाते थे। लेकिन दूसरों की जो दिक्कतें हैं ना वो नहीं छपती थी उस टाइम पे। बाद में धीरे धीरे इन चीज़ों में सुधार हुआ और इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और समाज सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 इसी तरह के एक सुधारक हैं। कौन? राजा राम मोहन राय। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया था। राजा राम मोहन जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहते हैं क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़ करके जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। वे लोगों को जागरूक करते थे कि वे पुरानी मान्यताओं और रूढ़िवादी सोच को छोड़ करके नए तरीकों को अपनाएं। आगे देखिए, राम मोहन राय देश के पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। वे महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे और मोहन राय पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने के लिए भी पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह से महिलाओं को जबरदस्त घरेलू कामों में बांधकर रखा जाता था और उनकी दुनिया घर और रसोई तक सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर के पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। यानी कि वे पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में थे। विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की गई। विधवा महिलाओं की, यानी कि जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनकी शादी नहीं करते थे, लेकिन उससे पहले क्या करते थे, वो सती कर देते थे। राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राम मोहन राय संस्कृत, फारसी और अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं पर भी नहीं दी गई है। यानी कि वो पढ़े लिखे थे। उन्होंने अपनी शिक्षा से क्या साबित करने की कोशिश की कि पुराने ग्रंथों में विधवा जो महिलाएं थी उनको जलाने की कहीं पर भी नहीं लिखा गया है, कहीं पर अनुमति नहीं दी गई है। जैसा कि हमने 7 चैप्टर में पढ़ा कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। 1829 में राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसके बाद के सुधारकों में भी अपनाया। यानी कि उसके बाद जो सुधारक आए थे उन्होंने भी इस अभियान को जो है कंटिन्यू रखा था। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या व्याख्या ढूंढने का प्रयास करते जो उनकी सोच का समर्थन करती। यानी कि जो पुराने धार्मिक ग्रंथ थे ना उनसे ऐसी बातें लेकर के आते थे जो उनकी सोच से बिल्कुल मैच करती थी। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। और फिर क्या हुआ था, देखिए इस श्लोक पर ये त्योहार में ये जो है एक इसका जो है अंग्रेजों ने भी विरोध किया था। क्या है यहाँ पर देख लेते हैं।
इस लोकप्रिय त्यौहार में भक्त जो है पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह के कष्ट सहने का अभ्यास करते हैं। अपनी खाल में कुंडा भेद करके एक झूले पर लटक जाते हैं और 19वीं शताब्दी में के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों के अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की थी तो इस त्यौहार की खास तौर से उन्होंने आलोचना की थी। ये अपने आप को कष्ट देते हैं। ये देखिए, पहले हम जो है यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं। पहले हम उन्हें लड़कियों में बांध देते हैं। राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचक के बीच बहस के रूप में भी लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इस तरह का एक उदाहरण है। सती समर्थक देखिए, सती प्रथा के जो समर्थक थे उन्होंने क्या लिखा है, औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली और भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग न निकले, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। और जो सती के विरोधी थे वो देखिए, आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया है? फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता है तो पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण न कर पाए तो उनमें हम उसे अक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? यानी कि महिलाओं को कमज़ोर कहने वाले उनके जो जवाब दिया गया है कि उनको कमज़ोर किस लिए कहोगे, आगे बढ़ने का मौका तो दो पहले उनको। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध समाज सुधारक देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, अंग्रेज सरकार ने उनका ये सुझाव मान लिया था और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया था। राम मोहन राय ने क्या किया था, 1829 में जो है सती प्रथा का विरोध किया था। फिर उन्होंने विधवा विवाह का पक्ष में जो है आवाज़ उठाई थी कि विधवा होने के बाद उनकी दोबारा से शादी की जाए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित कर दिया था अंग्रेजों के सुझाव लेकर। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार ही कर दिया, जो विधवा विवाह के विरोधी थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में विरसिलिंगम और पुतुल्लु के क्या है विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया गया था। किसने? मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में। और ये नाम क्या है? विरसिलिंगम और पंतुल्लु विधवा विवाह का समर्थन थे। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवी और सुधारकों में भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया था। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। किसने? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यही क्वेश्चन आते हैं, विधवा विवाह का विरोध किसने किया था, विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित करने के लिए किसने जो है आवाज़ उठाई थी, और सती प्रथा का विरोध किसने किया था, इस तरह से। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी और विवाह करने वाले विधवाओं की समाज में आसानी से स्वीकार नहीं करते थे, उनका अस्वीकार कर देते थे। इस तरह से रूढ़िवादी तबके एक नए कानून का विरोध करते थे जिनकी पुरानी रूढ़िवादी सोच थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ये देखिए, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, 1875 में इनकी स्थापना की थी आर्य समाज की, और आर्य समाज में हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया गया था। लड़कियां स्कूल जाने लगी थी। अब देखिए महिलाओं की शिक्षा के बारे में जो है बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं को दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। यानी कि सुधारकों का मानना है कि उनके अंदर सुधार करना है तो पहले उनको शिक्षा दी जाए। कलकत्ता के विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे और लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। और फिर स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या फिर पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता था। यानी कि शुरुआत में महिलाओं को घर पर ही पढ़ाती थी। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद के ही खुद पढ़ना लिखना सीख लिया था, जिनका एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक राजनीति यानी कि 7th क्लास की पुस्तक में हमने रास सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था ना कि रास सुंदरी देवी ने कितनी मुश्किलों से रात में जो है अंधेरे में दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा था, छिपा करके। रास सुंदरी देवी
ये ऐसी महिलाओं में से एक है जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था। और 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए थे। अब ये लाइन भी आप याद रख लेना कि पंजाब में आर्य समाज द्वारा और महिलाओं ही ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में स्कूल खोले गए थे। उत्तर भारत में कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफा पढ़ना लिखने सीखने लगी थी और उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। उनको घर पर पढ़ाने के लिए टीचर्स रखते थे। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों पर हवाला देकर के कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। मुसलमानों की जो है शिक्षा के लिए किसने जो है जोर दिया था? मुमताज़ अली ने। इन्होंने कहा था कि महिलाओं की शिक्षा पर अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ था और इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया था कि वे धर्म और घरेलू जो है साज संभाल के बारे में पढ़ेंगी। महिलाओं के बारे में देखिए महिलाएं लिखने लगी थी, यानी कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी थी ना वो महिलाओं के बारे में और ज़्यादा लिखने लगी थी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की थी। जैसे कि भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ के लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला था। और ये देखिए इम्पोर्टेंट, बेगम रुकैया सखावत हुसैन इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। वे रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी। कौन? बेगम रुकैया सखावत हुसैन। और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा हुआ है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने लगी थी, यानी कि कॉलेज में प्रवेश करने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई थी। बहुत सारी महिलाएं सीखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए थे। पूना में घर पर रहकर के शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे, ये आपसे बहुत बार पूछा गया है, सिर्फ सीटेट में नहीं बल्कि और जो भी आप टीचिंग के एग्जाम देते हो उनमें सभी में ये पूछते हैं। ताराबाई शिंदे जिन्होंने स्त्री पुरुष तुलना के नाम से एक किताब प्रकाशित की थी जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। इसमें सामाजिक फर्क जो थे महिला और पुरुषों की उसमें आलोचना की गई थी। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ताराबाई शिंदे ने। संस्कृत की महान विद्वान थी पंडिता रमाबाई। उनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता था। जो संस्कृत पढ़ना लिखना जाती थी पंडिता रमाबाई। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां पर ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह मिलती थी। कहाँ पर? पूना में। विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने। जो अत्याचार झेल रही थी महिलाएं उनको पनाह मिलती थी। वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकती थी। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवाद खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए और उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार जो हों वह नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवाद मुसलमान भी इन बदलाव के नतीजों को लेकर के चिंतित थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी और उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल प्रशिक्षण केंद्र खोले और महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया था। और यहाँ पर देखिए ये इसके स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के बारे में बताया गया कि तारा शिंदे द्वारा लिखी गई है। इसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच जो सामाजिक समानता है उसके बारे में आलोचना की गई थी, यानी कि उनकी सामाजिक सोच की आलोचना की गई थी कि किस तरह से उनके बीच में समाज में भेदभाव होता था। 1880 के दशक तक आते आते क्या था? विश्वविद्यालय में प्रवेश होने लगी थी महिलाएं और उनमें से कुछ चिकित्सक शिक्षिका बन गई थी। बहुत सी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर और अपने आलोचनात्मक विचार भी दिए थे। पूना के घर में रह करके प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे थी स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब निकाली थी जिसमें कि महिलाओं और पुरुषों के बीच मौजूद सामाजिक फर्क थे उसकी आलोचना की थी। ये रमाबाई के बारे में हमने पढ़ लिया है। संस्कृत जो पढ़ना लिखना जानती थी और इन्होंने एक विधवा गृह खोला था जो महिलाएं विधवा गृह नहीं महिलाओं के लिए इन्होंने
जो भी जो है पीड़ित महिला थी, ससुराल वालों के द्वारा जो विधवा गृह की स्थापना की थी इन्होंने, और जो भी महिलाएं अत्याचार झेल रही थी ना ससुराल में, उनको पनाह मिलती थी। जैसे कि हम वृद्धाश्रम खोलते हैं, अनाथ आश्रम खोलते हैं, तो इन्होंने विधवा गृह खोला था। और 20वीं शताब्दी में क्या है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और समानता के मांगों का समर्थन किया था। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया था कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुष व महिलाओं को वोट डालने का भी अधिकार दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए बाल विवाह के विरुद्ध कानून, जो बाल विवाह होते थे उनके विरुद्ध भी कानून बनाया गया था। इसका जो है किसने समर्थन किया था, महिला संगठनों के विकास और इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे थे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया था, और 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया था, 1929 में। ये डेट्स जो हैं 2-3 आप लिख लेना। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहस और संघर्ष नहीं हुए थे जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। और इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 से कम उम्र के लड़की की शादी नहीं करते थे। बाद में ये उम्र बढ़ करके 21 साल और 18 साल हो गई, यानी कि लड़कियों की 18, लड़कों की और लड़कों की 21 साल कर दी गई थी। 8 साल की दुल्हन। देखिए 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र दिया गया है ऊपर। क्या पता लगा सकते हैं कि हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियां जो है वो भी 18 साल से पहले आज भी उनकी शादी होती है। 18 साल से पहले हम आसपास अपने देख सकते हैं कि कुछ जो है नीची जाति के लगा लो या फिर कुछ गरीब वर्ग के होते हैं ना नीचे, जो जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, पढ़ा लिखा नहीं सकते लड़कियों को, तो वो 18 से पहले भी शादी कर देते हैं। आज भी ऐसा होता है। जाति और समाज सुधार। हमने जो है अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया था उनमें से कई जाति की जो है जातीय गैर बराबरी के विरोधी थे। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया था। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था। प्रार्थना समाज जिनमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। 1840 में जाति उन्मूलन के लिए इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे उनके जीवन में जातीय पूर्वाग्रह और बंधनों से निजात पा सके। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरोधी भी थे, यानी कि जो जाति आधारित समाज था उसकी व्यवस्था थी, जो जाति विरोध था उसके विरोधी भी थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने में लगे हुए थे। कई जो थे वो आदिवासी समुदाय और निचली जातियाँ थी उनके लिए स्कूल खोलने में लगे थे, और इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत से गरीब लोग जो थे शहरों में से निकलकर नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। शहरों में निकल रही नौकरियों के लिए नए कारखाने और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी, जैसे कि हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था। और ये देखिए यहाँ पर कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियाँ बनाई जानी है, सड़कें बिछनी है, इमारतों का निर्माण होना है, शहरों को साफ करना है। इसके लिए कूली, खुदाई करने वाले, बोझा ढोने वाले, ईंट बनाने वाले, नाली साफ करने वाले, सफाई कर्मचारी, इन सभी की जो वहाँ पर ज़रूरत होती थी, इसलिए गाँव से वो शहरों में जाते थे। रिक्शा खींचने वालों की भी ज़रूरत थी। ये श्रम कहाँ से आता था? इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ से जाने लगे जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी, और शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग होते थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में भी काम करने के लिए चले जाते थे। नए स्थानों पर अक्सर कठोर काम होता था, बहुत कठोर होता था काम, और परंतु गरीब और निचली जातियों के लोगों को ये गांव में स्वर्ण जमींदारों तथा उनके जमीन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। चाहे कितना भी कठोर काम हो, लेकिन वो जमींदारों से छुटकारा पाना चाहते थे। जॉन एलन नामक इस कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता है, जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते हैं। इनमें से ज़्यादातर मजदूर निचली जातियों के होते हैं।
जॉन एलन नामक एक कुली है, इसने यहाँ से देखिए मजदूरों को ले जाते हुए मॉरिशस की तरफ जहाज़ों से लेकर के जाते थे। जूता कौन बनाता था, यानी कि ये समुदाय है अलग अलग काम करने वाले। चमड़े का काम करने वाले को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखते थे, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते और उनको गंदे व दूषित मानते थे। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हुई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ था जूते बनाने वालों को, क्योंकि उस टाइम पर जूतों की ज़रूरत थी। जूते बनाते मदिगा समुदाय के लोग हैं, मदिगा समुदाय के लोग जूते बनाने वाले। ये देखिए यहाँ पर फोटो दी गई है इनकी, मदिगा समुदाय। इनके अलावा दूसरी तरह नौकरियां भी सामने आई थी। उदाहरण के लिए कई सेना में जो है लोगों की ज़रूरत बढ़ गई थी और अछूत मानने वाले महार जाति के जो समुदाय थे, बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई थी। दलित आंदोलन के नेता BR अम्बेडकर, क्योंकि ये खुद महार जाति के थे और उनके पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे, वो टीचर थे। कक्षा में जगह न होने पर देखिए बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूल में घुसने नहीं देते थे। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठ करके जो है सबक सुनने की इजाज़त, यानी कि पढ़ने की इजाज़त दी, ताकि वे कमरे को दूषित करके और जहाँ पर उच्च जाति के लड़कियों को पढ़ाया जाता है उनको दूषित ना करें। गुजरात में दुबला समुदाय के लोग जो है बाजार से आम ढोकर ले जा रहे हैं, ये दुबला समुदाय के लोग हैं। दुबला मजदूर स्वर्ण मजदूरों के पास मजदूरी करते और वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। ये देखिए दुबला समुदाय के लोग। अगला हमारा समानता और न्याय की मांग। ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम बाकी का बचा हुआ कल करेंगे। तो आज की वीडियो इतना ही। हमने आज कई महिलाओं के बारे में पढ़ा, जैसे कि हमने पढ़ा कि विधवा विवाह के जो है समर्थक भी थे, बाल विवाह का जो विरोध किया, किसी ने जो है सती प्रथा के लिए आवाज़ उठाई, किसी ने महिलाओं की वोटिंग के लिए आवाज़ उठाई, किसी ने जो है महिलाओं के पढ़ने लिखने पर आवाज़ आई। कई महिलाएं पढ़ लिख करके उन्होंने अपनी आत्मकथाएँ लिखी, जीवनियाँ लिखी, कई ने पुस्तक लिखी जिसमें महिलाओं और पुरुषों की तुलना की गई। इस तरह से जो है महिलाओं के लिए काफ़ी सुधार किया गया। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3-4 क्वेश्चन जो है, 1 या 3 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। इस पूरे चैप्टर को आप जो है अगले वीडियो में भी देख लेना आप, तो पूरी वीडियो देखेंगे ना आप दोनों वीडियो, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। 8 क्लास की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 2-3 चैप्टर, जैसे कि ये हमारा पहला चैप्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना। मिलते कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।